हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि एकक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, जालक बिंदु के बारे में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो हम घनाभ पढ़ाए थे आपको क्रिस्टल जालक में, उनके कोनों पर कितने परमाणु स्थित हैं, चाहे उनके केंद्र में कितने परमाणु स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को हम एक एकक कोशिका के अंतर्गत आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। ये इसको अगर मान लीजिए परिभाषित करना होगा दोस्तों, तो आप कैसे इसको परिभाषित करोगे। देखिए, परिभाषित करने के जरिए हम बता दें आप लोगों से कि पेन और कॉपी ले लीजिएगा दोस्तों, नोट करते रहिएगा। इसको कह रहा है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग, नोट करते रहिएगा, क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का एक प्रतिबिंब हो। जैसे दोस्तों आप लोगों से हम बता दें कि अगर यहाँ पर ये कोई एक क्रिस्टल जालक है जो घनाभ के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे दोस्तों, तो इसका इधर भी परछाई बनेगा, इधर भी प्रतिबिंब बनेगा, इधर भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर उस प्रतिबिंब के हम बारे में बात कर लेते हैं तो वह प्रतिबिंब स्थित कहाँ पर होता है, किस टाइप से बनता है दोस्तों, उसको आपको हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक घनाभ है, जैसे माना कि एक यहाँ पर हम क्या बना दिए हैं दोस्तों, घनाभ बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक घनाभ बना दिए दोस्तों, और इनके सारे कॉर्नरों को हम आपस में क्या करते हैं दोस्तों, दो डिब्बे बनाए और दोनों डिब्बों को एक के ऊपर एक हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। ठीक है, अब इनके सारे कॉर्नरों को जोड़ देते हैं दोस्तों। इनके कॉर्नर से इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए और यहाँ से इसको हम जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिखाई दे दिया एक जिसको पासा बोलते हैं, जैसे आप लोग खेलते हैं ना लूडो छक्का, उसमें एक पासा होता है। ठीक है, उसके ऊपर छह फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उस फलक के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक घनाभ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक जालक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जालक क्यों कह दिया गया है कि इनके कोनों पर जो परमाणु, अणु या आयन कोई भी उपस्थित होता है, तो इसलिए ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं जालनुमा रूप में। इस वजह से इनको क्या कह दिया गया है दोस्तों, जालक कह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको घनीय या घन कहा जा सकता है। ठीक है ना, क्यूबिक बोल सकते हो आप, अंग्रेजी में इसको क्यूबिक भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इनके एक्सिसों के बारे में, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस टाइप से ये एक्सिस दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, सॉरी, इस पॉइंट को यदि हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, ए बी और सी मान लिए। अगर इसमें एंगल पूछ दिया जाए दोस्तों आप लोगों से कोण निकालने के लिए,
तो बी से ए के मध्य जो बनने वाला कोण होगा दोस्तों अल्फा हो जाएगा, सी से ए के मध्य बनने वाला कोण बीटा हो जाएगा, और ए से बी के मध्य बनने वाला कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो तो इंडिकेट कर सकते हो दोस्तों, ए बी और क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। इसको क्या कर लो, ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर कोण अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर कोण बीटा हो जाएगा और यहाँ पर कोण गामा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका अभी ट्रेलर है दोस्तों, आपको अभी आगे हम ले चलेंगे कि एक एकक कोष्टिका आखिर होता क्या चीज है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग में एकक कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक दो बार हम लिख दिए थे, ठीक है। एक एकक कोष्टिका, तो एक एकक कोष्टिका होता क्या चीज है आप लोगों को हम बता दिए दोस्तों। एकक कोष्टिका का प्रकार क्या होता है, ठीक है ना। एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ बताएंगे दोस्तों कि एकक कोष्टिका क्या होता है। तो एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में आप लोगों से हम बता दें दोस्तों। तो एकक कोष्टिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका आद्य या सरल एकक कोष्टिका, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या कहते हो, SCC के नाम से जानते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल क्या होता है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, सेल होता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप बोलते हो क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपका केंद्रित एकक कोष्टिका होता है, ठीक है ना। इसको उसके बाद इसका जो प्रकार होता है दोस्तों, अंतः केंद्रित कोष्टिका दूसरा होता है। इसमें इसका प्रकार है दूसरे पॉइंट का, ये तीन प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोष्टिका तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरा होता है दोस्तों अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम बात करेंगे किसको, आद्य या सरल एकक कोष्टिका के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम बताएं आप लोगों को आद्य एकक कोष्टिका क्या होता है। रफ करिए इसको, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आप लोगों को हम बताते हैं, कह रहा है कि आद्य या सरल एकक कोष्टिका क्या होता है। तो दोस्तों जब परमाणु या आयन केवल कोनों पर स्थित होते हैं, फलक के केवल कोनों पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से बने कोष्टिका को आद्य या सरल एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये होता कैसा है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बाद में नोट कर दीजिएगा या फिर नोट करते रहिए साथ साथ ही। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम डब्बा बना दिए, ठीक है ना। इस डब्बे के ऊपर एक दूसरा हम डब्बा रख दिए कुछ दूरी से हटा करके इसको, ठीक है। दूसरा एक डब्बा रख दिए दोस्तों। अब इस दूसरे डब्बे को रखने के बाद इन चारों कॉर्नरों को आपस में जोड़ देते हैं। पहले डब्बे का 4 कॉर्नर है और दूसरे का भी 4 कॉर्नर है, ठीक है ना। इनको आपस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। अब इनको आपस में हम जब जोड़ दिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक घनाभ की भांति कार्य करने लगा। जैसे आपको हम पासा बता चुके हैं, ठीक है ना, लूडो छक्का वाला जो पासा होता है खेलने वाला, उसी पासे की भांति ये बन गया, ठीक है दोस्तों। इसके कह रहा है कि इसके किनारों पर केवल परमाणु स्थित होते हैं, तो उसे ही आद्य या सरल क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया जाए इनके ऊपर ये परमाणु इनके केवल कोनों पर स्थित है, क्या है दोस्तों, केवल कोनों पर स्थित है, तो केवल कोनों पर स्थित कर दिया जाए भैया। ये 8 परमाणु आपके हर कोनों पर स्थित हो गए। 4 पहले वाले के 4 कॉर्नर थे, दूसरे वाले का 4 कॉर्नर था भैया, चारों मिलाकर के 8 परमाणु हो गए। 4 और 4 परमाणु मिलकर के 4 या 4 अणु मिलकर के 4 या 4 आयन मिलकर के आप कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए, ठीक है, समझ में आया। ओके देखिए अगर इसको हम इस टाइप से परमाणुओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके 4 परमाणु आपस में क्या हुए हैं दोस्तों, जुड़े हुए हैं इस टाइप से। जो पहला वाला हम बॉक्स बनाए थे, अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला बॉक्स रख देते हैं, अर्थात इनके जो परमाणु होंगे आपको इस भांति दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे दिखाई देंगे, तो इस भांति आपको दिखाई देंगे रखे हुए, ठीक है।
ये परमाणु है एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इसका कुछ प्रतिबिंब जो दोस्तों होता है 3D बनता है, इस वजह से यहाँ पर इस टाइप से बनाया गया है। 3D प्रतिबिंब आपका इस टाइप से बनेगा। ये पीछे का जो डॉटेड लाइन हम बनाए हैं गोल गोल, वो आपका पीछे का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, पीछे का हिस्सा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एकक कोशिका क्या होता है, सरल आदेश या सरल एकक कोशिकाएं क्या होती है, समझ में आया। कॉर्नर पर जब 8 परमाणु स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आद्य या सरल एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं दोस्तों। तो देखिए इनके कोने जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कोने 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, 8 होते हैं। इनके किनारे का कोर कितना होता है, तो किनारे का कोर कितना होता है दोस्तों, किनारे का कोर ये कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। ठीक है, क्या होता है, 12 होता है। उसी तरह से फलक इनके कितने होते हैं, तो फलक इनके 8 होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी कैसे 12 किनारे का कोर होता है, 8 कोने कैसे होते हैं, 8 फलक कैसे होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6 फलक होंगे। ठीक है ना, फलक 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं इनके। ठीक है, जैसे आपको कोनों की बात कर देते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, या फिर नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो गए दोस्तों। उसी तरह से किनारों के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किनारों इनका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, 11 1 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका किनारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फलक के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो इनके फलक को आपको हम दिखा दें। फलक यहाँ पर 1 फलक 2 फलक 3 फलक, इनके पीछे 4 फलक 5 फलक और ये एक 6 फलक हो गए। समझ में आया दोस्तों, 6 फलक इनके अंदर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी घनाभ के अंदर फलकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 बताइए। किनारों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, 12 बताइए। कोनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 बताइए। कोनों पर परमाणु स्थित कितने होते हैं, तो 8 परमाणु स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं, तो आधे एकक सरल कोशिका में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों फलक केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर नोट किए थे कि फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो इसके बारे में आप ये भी जान जाइए कि किनारों पर कैसे हम निकालते हैं कि एक घन के ऊपर 8 परमाणु स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर नोट करिए कि कुल कण बराबर क्या हो जाएंगे, 8 कोने गुणे 1/8 भाग प्रति कण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप 1/8 भाग प्रति कण कैसे लिख दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हम बता दें, यह घनाभ क्या है, 1 है। हर घनाभ के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है, पर प्रति कणों की संख्या क्या है, 8 है। इसलिए एक घन के ऊपर 8 परमाणु स्थित हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/8 आपका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 गुणे 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक एकक कोशिका में एक परमाणु एक कोने पर उपस्थित रह सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे कि एक कोने पर केवल एक ही परमाणु उपस्थित रह सकता है। अब आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका वह कोशिका होती है जिनके कोनों पर उपस्थित परमाणुओं के अलावा एक परमाणु उनके केंद्र में भी स्थित होता है। तो ऐसे कोशिका को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फलक एकक केंद्रित कोशिका के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसकी परिभाषा हम नोट कर चुके हैं, आपको हम बता दें दोस्तों, इसको फिगर द्वारा आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए दोस्तों
यहाँ पर कोई एक डब्बा रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कोई एक डब्बा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम दूसरा डब्बा रख देते हैं दोस्तों। दूसरे डब्बे के कोने को, हर कोने को क्या करते हैं कि पहले वाले डब्बे के कोने से मिला देते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको हम मिला दिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको जब हम मिला दिए दोस्तों तो इनके कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो न्यूनतम एक परमाणु उपस्थित हो जाएंगे। हर कोनों पर एक एक परमाणुओं की संख्या को हम क्या कर दिए दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित कर दिए। जब यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या को उपस्थित कर दिए दोस्तों, तो जैसे कि जो ये चार आपका परमाणु होता है, यानी इस चारों परमाणुओं से एक अलग प्रकार से भी यहाँ भी जुड़ा होता है चार परमाणु। निम्नतम हमेशा उसकी जो प्रतिबिंब बनती है दोस्तों, उसमें एक परमाणु भाग लेता है, उनके केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है दोस्तों। जैसे अगर मान लिया जाए, इसकी हम बारे में बात कर लेते हैं, इस फलक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपके एक परमाणु केवल उपस्थित होता है दोस्तों। क्या होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है, या एक अवयवी क्या होता है, कण उपस्थित होता है। एक अवयवी लिख सकते हैं दोस्तों, अवयवी कण उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका दूसरा फिगर आप लोगों को हम बना के दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका दूसरा फिगर क्या होता है, आइए हम देखते हैं बना करके। अब दूसरा हम बना दिए है दोस्तों, केवल एक यहाँ पर फलक के बारे में बात कर रहे हैं तब, ठीक है। इसी के जस्ट एक दूसरा प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे दोस्तों, तो वो प्रतिबिंब आपका इस टाइप से बन जाएगा दोस्तों, और उस पर भी 8 कॉर्नर आपके बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके भी 8 कॉर्नर बनेंगे, 6 फलक बनेंगे दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके केंद्र में अगर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, एक परमाणु रख देते हैं, तो यह जो परमाणु होता है दोस्तों, वो आधा भाग इसमें रहेगा और आधा भाग इधर वाले में रहेगा। यानी कि एक परमाणु को दो भागों में बांट देंगे तो 1/2 के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विखंडित हो जाएगा। यानी कि इसका मान और इसका मान क्या हो जाएगा, इस परमाणु का दो भागों में बांटेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि इस हिस्से को हम यहाँ पर क्या किए हैं, प्रतिलोपित कर दिए हैं। इसी के जस्ट बगल में हम लोग दूसरा एक फलक बनाए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। एक मानक मान करके पीछे वाले हिस्से को, जैसे यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम दूसरा वाला घनाभ रख देंगे तो पीछे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। या फिर ये चीज जब आपको दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे का हिस्सा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है। उसी के बारे में बात हम कर रहे हैं। अगर जब इसके केंद्र पर, इसके फलक के केंद्र पर रखा गया है दोस्तों एक परमाणु, तो उसी तरह से इसके जब हम केंद्र पर एक परमाणु रखेंगे दोस्तों, जब एक परमाणु है और दो वहां पर आपके घनाभ है, तो दोनों को आधा आधा परमाणु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी कि केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र में केवल एक परमाणु होंगे दोस्तों, और उसको दो भागों में बांटेंगे तो 1/2 और 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा टोटल डायग्राम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं इनके परमाणुओं की संख्या कैसे आप निकालोगे दोस्तों, आइए उसको हम बताते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि फलक पर कितने कण हैं इनके, तो फलक पर कण, ठीक है दोस्तों। फलक पर कणों की संख्या क्या हो जाएगी, फलक आपके कितने हैं दोस्तों, आपको पहले ही बता दिए हैं 6 फलक होते हैं दोस्तों, तो 6 इनके क्या हो जाएंगे, फलक हो जाएंगे गुणे 1/2, यानी इनके केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है, दो इनके केंद्र यहाँ पर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, दो बराबर भागों में एक परमाणु को बांटेंगे 1/2 हो जाएगा दोस्तों। ये 1/2 हो जाएगा भाग प्रति कण, नोट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, भाग प्रति कण हो जाएगा। यानी प्रति कणों की संख्या यहाँ पर 1/2 हो जाएगी दोस्तों इनके केंद्र में, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 यानी 2 3 6, 3 परमाणु क्या हो जाएंगे, फलक पर कण इनके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कोनों पर कणों की संख्या निकाल लेते हैं, तो कोनों पर कण, ठीक है ना, कोनों पर कणों की संख्या जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो कोनों पर कणों की संख्या 8 कोने होते हैं इनके, ठीक है, गुणे 1/, में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 भाग हो जाएगा। हर कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तब ये हो जाएगा 8 गुणे 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों
हम लोग क्या करेंगे, फलक पर कणों की संख्या को और कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या को जब जोड़ देंगे दोस्तों तो कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल कणों की संख्या यहाँ पर पहले 3 निकाले हैं दोस्तों प्लस बाद में 1 निकाल दिए हैं इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कणों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर 2 फलक हैं तो 2 फलकों के ऊपर एक सतह है जो अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आपके घनाभ है। यहाँ पर जब ये हिस्सा आपको दिखाई देगा तो इनके प्रत्येक कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी रहेंगी दोस्तों, कुल कणों की संख्या 1 2 3 और 1 क्या हो जाएंगी दोस्तों, 4 हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए आपको ये हिस्सा केवल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो इन पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। 4 यहाँ पर निकल गया दोस्तों, कुल कणों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है दोस्तों, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, इसको बीसीसी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है दोस्तों, बीसीसी उसको बोलते हैं। आइए हम देखते हैं अंतः केंद्रित कोशिका के बारे में। ठीक, देखिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है। पहले हम एक डब्बा बना लिए भैया, यहाँ पर पहला डब्बा बन गया हमारा, बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर एक दूसरा हम डब्बा रख देते हैं कुछ हिस्सा ऊपर करके दोस्तों। ठीक है, अब इस दोनों डब्बों के कोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। जब इसको हम जोड़ दिए घनाभ की भांति कार्य करने लगा दोस्तों, एक घनाभ की तरह दिखने लगा। अब इनके 8 कोनों पर 8 हम परमाणुओं को रख देते हैं दोस्तों। 8 परमाणु यहाँ पर हम क्या किए, उपस्थित कर दिए। अब इन 8 परमाणुओं के अलावा एक परमाणु जब केंद्र में उपस्थित होता है दोस्तों, यानी कि एक परमाणु जब केंद्र में उपस्थित होता है तो ऐसे एकक कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। यानी कि इन 8 परमाणुओं के अलावा दोस्तों यहाँ भी एक परमाणु हम रख देते हैं जिसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतः केंद्र पर ये परमाणु एक उपस्थित रहता है। अब आइए हम कणों की संख्या पता कर लेते हैं दोस्तों। तो कोनों पर कण की संख्या जब हम निकालेंगे दोस्तों, कोनों पर कण, इसको के से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो यहां से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया था दोस्तों। कोनों पर कण, ठीक है, इसको के से नोट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोनों पर अगर हम निकालते हैं तो 8 गुणे 1/8, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कोनों पर संख्या और प्रतिभाग कण की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब कण केंद्र में है तब निकालेंगे, ठीक है ना, चूंकि कण केंद्र में है, केंद्र में है, इसलिए यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों कि केंद्र पर कण, ठीक है ना, केंद्र पर कण कितना है, तो 1 है, इसलिए केंद्र पर कण इजिकल टू 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा कोनों पर एक कण निकल गया और केंद्र में भी एक कण उपस्थित है, ठीक है दोस्तों, तो कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, कुल कणों की संख्या 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में एक परमाणु केंद्र में उपस्थित होता है और एक परमाणु किसी एक कोने पर उपस्थित हो सकता है। दोनों मिलाकर के 2 परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, हाँ ठीक है।
अब उसी तरह से आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है? केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है दोस्तों कि किनारों पर तो परमाणु उपस्थित होते ही हैं, लेकिन उनके फलकों के आमने और सामने में भी क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर बंद कमरे के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, तो बंद कमरे के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एक दीवार के पास अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका जस्ट बराबरी करने के लिए दूसरे दीवार पर भी आपका प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये दीवार है, अगर मान लीजिए तो इसके सामने की भी जो दीवार है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है दोस्तों, तो जो ऊपर का ये छत है वो दोनों दीवारों को आपस में जोड़ करके रखा है दोस्तों। उसके बाद उसके अगल और बगल यानी आमने और सामने की दीवारें भी आपस में जुड़ी है दोस्तों, तब जाकर के आपका एक ऐसा फलक तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके हर एक किनारों पर परमाणु उपस्थित हैं दोस्तों, तो परमाणुओं का हम हर एक किनारों पर क्या कर लें? कोनों पर स्थित करा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हर परमाणु कोनों पर हम परमाणुओं को स्थित करा दिए दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो इधर के साइड में है, इस पर भी हर कोनों पर हम परमाणुओं की संख्या को क्या कर दिए दोस्तों? उपस्थित कर दिए। अब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये और ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं। जस्ट उसके सामने का जो हिस्सा होगा, दीवार जो होगा, वो भी क्या होगा? इससे भी कुछ न कुछ इधर के साइड में जुड़े होंगे, यानी कि एक ये जालक निर्माण करता रहता है अन्य प्रकार के जालकों के साथ। ठीक है ना, जब यहाँ पर अगर इसी हिस्से को हम इधर बनाए दोस्तों, इसको यहाँ से इधर भी जोड़ेंगे तो आपको आकृति सेम टू सेम इसी टाइप की प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है दोस्तों, यहाँ आपके एक केंद्र के अंदर क्या है? एक परमाणु उपस्थित है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बगल में भी एक हमारा क्या है? बॉक्स बना हुआ है ना, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी इसका 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, अगर मान लिया जाए यहाँ एक केंद्र में कोई परमाणु उपस्थित है, इसके फलक पर 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो अगर यहाँ भी एक परमाणु कोई उपस्थित है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। देखिए, ये वाला 1/2 आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा, लेकिन इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं दोस्तों। कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर जी इधर तो मान लेते हैं कि प्रतिलोपित कर रहा है, तो 2 आप कर दिए, लेकिन यहाँ पर कैसे आप कर दिए? तो भैया हमारे आपको ये बता दें हम कि यहाँ से अगर डायग्राम हम इसके इधर के साइड में खींचेंगे तभी भी आपका इधर एक कोर बनेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस साइड से आपका डायग्राम इधर भी ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी इसका हम केवल मान निकाल करके आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों। ये आपका फिगर हो गया। ठीक है ना, ये आपका फिगर हो गया। आप नोट कर सकते हो दोस्तों कि दीवार जो है वो क्या है? दीवार आमने सामने है, आमने सामने है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कह सकते हो कि दीवार इसके सामने ये और इसके सामने ये वाली दीवार है। ठीक है दोस्तों, उसमें प्रत्येक जो फलक होंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 2 हो जाएंगे। प्रत्येक फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया, 2 फलक हो गए, यानी कि एक सामने की ये वाली दीवार और इसके सामने की ये वाली दीवार, 2 फलक हुए कि नहीं हुए भैया? होगा ना, 2 फलक। हाँ, 2 फलक ही होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि इसको भी आप दीवार भी कह लोगे। ठीक है ना, ये भी दीवार ही है। ठीक है, कहोगे कि सर जी तब ये क्या है, तो आपके लिए बता दें दोस्तों, ये भी दीवार का ही काम करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम इसकी संख्या निकाल लेते हैं। तो कोनों पर कण नोट करते रहिएगा दोस्तों। कोनों पर कण कितने हो जाएंगे? 8 गुणे 1/8 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 से 8 कट जाएगा, 1 कण उपस्थित हो जाएगा दोस्तों एक फलक पर। ठीक है, अब उसी तरह से दोस्तों ये हो जाएगा आपका कुल फलक पर कण के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पर फलक पर कणों की संख्या जब हम निकाल देंगे दोस्तों, तो फलक पर कणों की संख्या कितनी है, एक यहाँ है एक यहाँ पर है, दो हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि 2 फलक गुणे 1/2 प्रति भाग प्रति कण। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक कण उपस्थित हो जाएंगे आपके। अब इसका मान अगर हम निकाल देते हैं दोस्तों कि टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो टोटल पार्टिकल हम निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकाल देते हैं। यानी कि टोटल पार्टिकल यानी कुल कण हो जाएंगे दोस्तों, कुल कणों की संख्या 1 + 1 कर देंगे तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक पूरा आज खत्म हो गया। अगले दिन आपको अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे दोस्तों, कल आपको अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कंटिन्यू हम टॉपिक लेकर के चलते हैं दोस्तों। चैप्टर वाइज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, आप एक लाइक केवल कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन पुश कर दे, दबा दे दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों, सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। दोस्तों अगर जो चीज़ समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ आप नहीं पढ़ पाए हैं हमसे अभी तक पहले चैप्टर के बारे में, वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों, वहां जा करके आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।